हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में, जहां हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्शन सी एग्जाम में जो सेक्शन सी पोर्शन आता है, जो 3 नंबर कैरी करता है जितना भी सवाल, वैसे सवालों की आज प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला चीज कि सेक्शन सी में 3 नंबर के सवाल आखिर किन किन चैप्टरों से ज्यादा बनता है। तो आपने देखा होगा कि सेक्शन सी जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स कैरी करता है। किन किन चैप्टरों से ये 3 नंबर का सवाल बनता है, तो वो चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ए एन पर बेस्ड सवाल या फिर सम पर बेस्ड सवाल जो है एक बनता है जो 3 नंबर का होगा। दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होगा, इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर से भी सवाल आपका बनेगा जो एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पर होगा, और इससे आपको क्या निकालना है, तो इससे वेरिएबल के वैल्यूज निकालने हैं। ये भी एक सवाल जो है आपसे पूछा जाएगा लीनियर इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कुछ सवाल जो है पूछे जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सवाल 3 नंबर का बनेगा। कैसा सवाल, तो वो नेचर ऑफ रूट्स पर डिपेंड होगा, यानी इस पर सवाल पूछा जाएगा। या फिर के का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, इक्वेशन दे दिया जाएगा। ऐसा सवाल 3 नंबर का बनेगा ही बनेगा। चौथा जो है चैप्टर वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपका सवाल 3 नंबर का बनेगा। वो सेक्शन क्या होगा, तो या तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूला पर बनेगा सवाल, या फिर सेक्शन फॉर्मूले पर सवाल बनेगा। सेक्शन फॉर्मूला वहां से आपसे रेशियो जो है m1 और m2 का रेशियो जो है आपसे पूछा जाएगा। ये 3 नंबर का सवाल बनेगा, जो आपको ये सेक्शन सी में ऐसा सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सर्कल से भी 3 नंबर का सवाल बन सकता है, और वो जो सवाल होगा वो टेंजेंट बेस्ड सवाल होगा। टेंजेंट पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन होगा, जो 3 नंबर कैरी करेगा। ये भी आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा पॉलिनोमियल से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। पॉलिनोमियल से भी सवाल जो आपको देखने को मिलेगा वो भी 3 नंबर का होगा, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपको सम ऑफ जीरोज या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपसे पूछा जाएगा, है ना, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपसे पूछा जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ जीरोज या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपसे पूछा जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा गुना बीटा, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ये सारे ऐसे सेक्शन हैं, यानी ऐसे चैप्टर्स हैं, यानी इन चैप्टर्स को आपको देखना ही देखना है, क्योंकि 3 नंबर के जितने भी सवाल बनेंगे स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे इसी सेक्शन से बनेंगे। सवाल भी हमने आपको बता दिया कि सवाल कैसा बनेगा। ठीक है, 3 नंबर में ये आपको एसएन का रेशियो पूछ दे, कोई दो जो है आपको एपी का सीरीज दे देगा, वहां से एसएन का रेशियो पूछ सकता है, या फिर लास्ट टर्म पूछ सकता है, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है, फर्स्ट टर्म पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इस पर बेस्ड एक सवाल एपी से रहेगा ही रहेगा, जो 3 नंबर कैरी करेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एलिमिनेशन और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, जहां से वेरिएबल के आपका वैल्यू निकालना, फाइंड करना है। ये भी सवाल एक रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो एक सवाल रहेगा ही। अधिकांश वैल्यू ऑफ के फाइंड करने के लिए जो है सवाल आता है, जो 3 नंबर कैरी करता है। मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी पिछले साल सवाल आया था। m1 m2 के रेशियो भी फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूले से पूछा जा सकता है, जो कोऑर्डिनेट में आपसे पूछा ही जाएगा। टेंजेंट बेस्ड सवाल तो एक रहेगा ही रहेगा, आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो 3 नंबर कैरी करेगा। और पॉलिनोमियल बेस्ड यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फाइंड करने के लिए आपको सवाल ऐसा आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ये 3 नंबर कैरी करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 4 नंबर वाला जितना भी सवाल है वो वैल्यू बेस्ड सवाल होगा, यानी जो भी 4 मार्क्स का सवाल बनेगा 4 नंबर का, वो सारे के सारे जो वैल्यू बेस्ड सवाल होंगे। वैल्यू बेस्ड सवाल होगा, यानी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, जो 4 नंबर कैरी करेगा। और ये डायग्राम के साथ सवाल आता है। इसमें आपको सेक्शन वाइज सवाल मिलेगा, यानी कि ए सेक्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसे 4 सेक्शन वाइज सवाल, अलग से 4 सवाल पूछा जाएगा। ये 4 नंबर कैरी करेगा। ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखना को मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स, इसलिए आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आप ज्यादा करें। और क्वेश्चन जो 5 नंबर का सवाल जो कैरी करेगा, इसके बाद आने वाला जितना भी वीडियोज होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन डी में जो 5 नंबर के सवाल बनते हैं, वो सवाल किन किन चैप्टरों से अधिकांश बनता है, यानी वैसा सवाल आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, केवल डाटा चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है।
आइए इन सारे चैप्टर से एक एक सवाल जो है अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन डी में 5 नंबर वाले सवाल जो बनते हैं वो सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इन सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट सेक्शन सी का जो 3 नंबर कैरी करता है, वैसे सवालों को देखते हैं। ये सवाल जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, जिसमें से आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, और ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स। आइए इन सवाल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, और आपके पास इक्वेशन दिया गया है, यानी आपको के का वैल्यू बताना है, और कहा कि इसका जो रूट्स है यानी एक्स का जो वैल्यू है वो इक्वल होता है, यानी कि रूट्स उसी को कहते हैं, एक्स के दोनों वैल्यूज को कहा जाता है कि रूट्स जो है इन दोनों का बराबर है। हमेशा एक्स का वैल्यू जीरो इक्वल तभी हो सकता है जब डिस्क्रिमिनांट आपके पास जीरो हो। आइए सवाल सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है, तो पहले लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज k minus 12 x square plus 2 k minus 12 x plus 2 is equal to 0। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हम जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। अगर इससे हम इसको कंपेयर करें तो हम क्या देखें कि यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है कोफिशिएंट, यानी ए का वैल्यू जो होगा वो के माइनस 12 होगा। वैसे ही हम देखें कि बी का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो बी का वैल्यू जो होगा वो मेरे पास 2 इंटू के माइनस 12 होगा, और सी का जो वैल्यू होगा वो मेरे पास सी का वैल्यू 2 होगा। हम जैसे ही इस इक्वेशन से जो इसको कंपेयर किए तो देखें कि ए बी सी का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। ठीक है, यहाँ से ए बी सी का अगर हम वैल्यू फाइंड कर लिए तो हम जानते हैं कि द इक्वेशन हैज, यहाँ से अगर हम इसीलिए यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी बराबर डिस्क्रिमिनांट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम फाइंड करना चाहें तो यहाँ से डी क्या होगा, बी क्या है आपका, तो आपके पास बी है 2 के माइनस 12 का होल स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा। ये स्क्वायर कर लिए पूरा, इन पूरे को स्क्वायर कर लिए, बी स्क्वायर हो गया माइनस का 4, ए की जगह मेरे पास क्या होगा के माइनस 12, और सी की जगह क्या होगा, सी की जगह 2। सारे वैल्यूज को पुट कर लिए। अब हम क्या देखें कि के माइनस 12 दोनों जगह कॉमन है। अगर हम ये के माइनस 12 को बाहर कर लें, थोड़ा अच्छे से लिख लें। जैसे ही के माइनस 12 को हम बाहर किए तो इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 4 के माइनस 12 को बाहर कर लेते हैं पूरा का पूरा, 4 के माइनस 12 जैसे ही बाहर किए तो यहाँ से मेरे पास केवल बचा के माइनस 12, और यहाँ से ये पूरा टर्म निकल गया तो ये सिर्फ माइनस का 2 बचा स्टूडेंट्स। यहाँ से हम क्या देखें कि यहाँ से जो डी का वैल्यू आया ये 4 के माइनस 12, और यहाँ कितना हो जाएगा के माइनस 40 होगा। क्वेश्चन मेरे पास ये दिया गया है कि आपका जो इक्वेशन है उसके पास इक्वल रूट्स है, यानी कि क्या गिवन दिया हुआ है कि द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स तभी हो सकता है देन डी जो होगा वो डी हमेशा आपके जीरो के बराबर होगा। कभी भी रूट्स इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमेशा जीरो होता है, यानी ये जो डी का वैल्यू आया आपको इसको जीरो लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि के माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो लिखना है आपको, फिर उसके बाद के माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो लिखना है। ये दो जो रूट्स आया है इसी के बराबर आपको जीरो लिखना है। यहाँ से हम क्या देखें कि यहाँ से के का वैल्यू क्या आएगा 12, और यहाँ से के का वैल्यू क्या आएगा 14, क्योंकि माइनस में ये उधर जाएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा। के का दो वैल्यू आया, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रख करके देखेंगे कि मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जैसे ही हम यहाँ 12 पुट करेंगे तो 12 में से 12 जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये तो फर्स्ट वाला टर्म मेरा पूरा जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि के का वैल्यू हमको 12 पुट नहीं करना होगा, तो वैल्यू क्या करना होगा, वो 14 पुट करना होगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा बट एट के बराबर 12, के बराबर 12 एट के बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
एंड x विल बिकम 0। कहा कि जैसे ही अगर हम k को 12 यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा और k का भी कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। हेंस इससे ये पता चला, हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 14। इससे हमको ये पता चला कि k का जो वैल्यू होगा वो हमको 14 रखना होगा और यही हमारा रियल आंसर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे हर एक सेक्शन 3 में, जो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड सवाल एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा, या फिर पॉलिनोमियल से नेचर ऑफ रूट्स, तो पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट सवाल पॉलिनोमियल पर बनाते हैं। आइए सेकंड सवाल को देखते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 2। ये पॉलिनोमियल से सवाल है और ऐसा सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सवाल ये है कि गिवन दैट द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 4 इज -1, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। सम ऑफ जीरोज आपको जो है -1 गिवन है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है इस पॉलिनोमियल का बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले जो जो गिवन है पहले उस चीज को लिखेंगे, है ना। गिवन क्या है? गिवन दैट द सम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -1। ठीक है। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हम जानते हैं, वी नो दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is always in ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम जानते हैं कि हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहां से हम अगर कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन, यहां से क्या मिलेगा, तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे। अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें इससे, तो एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x के बगल वाला जो होगा वो b होगा और लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म c होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू a प्लस 1, उसी तरीके से b इज इक्वल टू 2a प्लस 3 एंड c इज इक्वल टू 3a प्लस 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर के बगल वाला कोफिशिएंट a होगा, x के बगल वाला कोफिशिएंट b होगा और लास्ट वाला संख्या जो है वो कांस्टेंट टर्म c होगा। यहाँ से हम कंपेयर किए। अब यहाँ से अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज निकालना चाहें, सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालना चाहें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। यानी सम ऑफ जीरोज जो है मेरे पास गिवन है वो है -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2a प्लस 3, यानी कि ये माइनस में आपको लिखना पड़ेगा 2a प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? वो है a प्लस 1, उस चीज को भी आपको लिखना पड़ेगा। अब हम देखें कि a प्लस 1 डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी -1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -a माइनस का 1 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा? माइनस का 2a और माइनस का 3। अब a को एक तरफ करते हैं, नंबर को एक तरफ, ये माइनस के a अपने जगह पर होगा, ये माइनस का 2a इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 2a होगा, माइनस का 3 अपने जगह पर रहेगा, माइनस का 1 इधर आएगा इक्वल के इधर तो प्लस 1 होगा। यहाँ से देखिए कि एक माइनस है, 2 प्लस है, तो यहाँ प्लस का a बचेगा इज इक्वल टू 3 माइनस में और 1 प्लस में है तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ से हम a का वैल्यू फाइंड कर लिए। जैसे ही हम a का वैल्यू फाइंड किए, यहाँ से हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों एक्स का वैल्यू को आपको गुना करना है। यानी ये क्या होता है? तो ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। कांस्टेंट टर्म मेरे पास यानी कि सी मेरे पास क्या गिवन है? 3a प्लस 4, यानी कि यहाँ से अगर आप अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप फाइंड करना चाहें तो ये c कांस्टेंट टर्म आपको लिखना पड़ेगा यहाँ 3a प्लस 4
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास क्या गिवन है, वो है a+1। अगर इसमें हम a का वैल्यू पुट करते, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, वी गेट क्या मिलेगा हमको, यहाँ a का वैल्यू जैसे ही -2 पुट करेंगे तो ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होगा अल्फा इंटू बीटा, ये 3 इंटू -2 यानी कि -6 होगा, प्लस का 4 रहेगा, और नीचे a का वैल्यू -2 होगा और प्लस का 1 होगा। यहाँ से हम क्या देखें, 6 माइनस में 4 प्लस में तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ 2 माइनस में प्लस में 1 है तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होगा अल्फा इंटू बीटा वो आपके पास क्या होगा, 2 होगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो मेरे वीडियोस को जरूर सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा। सेक्शन सी जो 3 नंबर के सवाल जो बनते हैं, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। आइए सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। सवाल आपसे ये पूछा गया कि अगर इफ -3, 2, 1, -2 and 5, 6 are the midpoints of the side of a triangle, then find the coordinates of the vertices of the triangle। कहा कि किसी भी ट्रायंगल का हर एक तीनों साइड्स का मिड पॉइंट दिया गया है। मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट इसको कहते हैं एक ऐसा पॉइंट जो किसी साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता हो। ये 3 पॉइंट्स आपको ट्रायंगल का देखने को मिल रहा है। साइड ए बी पर पॉइंट एफ है, साइड ए सी पर पॉइंट ई है और साइड बी सी पर पॉइंट डी है। ये तीनों के तीनों मिड पॉइंट्स है जिसके सारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जिसको हमने ऐसे पुट कर दिया। तो आपसे ये पूछा गया कि ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है, यानी ये वर्टिसेस है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। यानी कि अगर पहले कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मानते हैं, दूसरे को x2 y2 मानते हैं और तीसरे को x3 y3 मानते हैं, तो आपको ये तीनों के वैल्यूज आपको बताने हैं। ठीक है, जो जो मेरे पास गिवन है उसको पहले हम लिखेंगे कि लेट a को हमने x1 y1 माना है, b को x2 y2 माना है हमने, एंड c विल बी x3 y3 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये कोऑर्डिनेट्स है ट्रायंगल का, और d e f आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड bc AC एंड AP, यानी D जो है वो BC पर मिड पॉइंट है, E AC पर मिड पॉइंट है और F जो है AB पर मिड पॉइंट है। तो यहाँ से अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करना चाहें, तो अगर D मेरा मिड पॉइंट है BC पर, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट x का और ये कोऑर्डिनेट x का, दोनों का ऐड अपॉन 2। यानी यहाँ से अगर मिड से D जो है, D मिड पॉइंट, D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यहाँ से हम x1 मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि दोनों x के कोऑर्डिनेट को आपको सम करना है और 2 से डिवाइड करना है, वही जो है ये आंसर आएगा, ये x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। यानी x2 और x3 को जोड़िए, x2 और x3 को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए तो ये x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। वैसे ही y2 और y3 को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए तो ये 2 कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। यहाँ से हम क्या देखें कि x2 और x3 के अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, 2 डिवाइड में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसको इक्वेशन हमने सेकंड माना। सेम वैसे ही अगर हम E को मिड पॉइंट मानते हैं, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहला x1 है, यहाँ x3 है, दोनों x कोऑर्डिनेट को सम करना है, 2 से डिवाइड करना है, ये 1 के बराबर होगा। यहाँ से हम निकालेंगे x1 और x3 तो 2 आएगा। सेम वैसे ही y1 और y3 को आपको ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, ये -2 के बराबर आएगा। यहाँ से y1 और y3 का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, y1 और y3 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, -4 होगा। वैसे ही f को हमने मिड पॉइंट माना है, f का कोऑर्डिनेट 5 और 6 है, यानी 5 ये x का वैल्यू है, 6 जो है ये y का वैल्यू है। यानी यहाँ से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे कि ये x1 होगा और ये x2 होगा। x1 और x2 को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 के बराबर होगा। y1 और y2 को हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 6 के बराबर होगा। यहाँ से x1 x2 का वैल्यू निकालेंगे, ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में है, 6 से मल्टीप्लाई होगा, 12 बन जाएगा। सबको हमने इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या देखें, 1 2 3 4 5 6 6 इक्वेशन हमने माना। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट 3 और 5 को एक साथ लें, किसको किसको, पहला को, तीसरा को और पांचवा को, क्योंकि इसी में सिर्फ x का कोऑर्डिनेट दिया गया है। ये तीनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ रखें तो हम क्या देखेंगे कि मेरे पास x2 x3 यहाँ है, x1 x3 यहाँ है और x1 x2 यहाँ है, यानी x1 भी 2 बार है, x2 भी 2 बार है और x3 भी 2 बार है। उसी चीज को हमने लिखा कि 2 बार है x1 + x2 + x3, जो कि तीनों का जोड़ जो है वो 6 के बराबर है। अगर ये तीनों का जोड़ 6 के बराबर है तो x1 x2 और x3 का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। इसको हमने इक्वेशन 7 माना। अब हम यहाँ से x1 और x2 का वैल्यू निकालेंगे। x1 x2 का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, x1 + x2, x1 + x2 का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, वो निकाले हैं 10। जैसे ही हम यहाँ 10 रखेंगे, ये 10 जाके उधर घटेगा
तो x3 का वैल्यू जो है वो -7 आएगा। x2 प्लस x3 का वैल्यू हम फाइंड किए हैं, x2 प्लस x3 का वैल्यू हमने -6 लिखा है। जैसे ही यहाँ -6 रखेंगे ये जाकर के ऐड हो जाएगा तो x1 का वैल्यू 9 हो जाएगा। यानी सारे वैल्यूज को जब आप इसको इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो x1 का वैल्यू 9 आएगा, x2 का वैल्यू 1 आएगा, x3 का वैल्यू -7 आएगा। ये वैल्यू आपको पुट कहाँ करना है, तो ये तीन इक्वेशन वाले वैल्यूज को पुट करना है, यानी ये वाला और ये वाला में ये जो दो गिवन है इस वैल्यू को आपको रखना है, तीसरा वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। सेम वैसे ही बाकी जो इक्वेशन बच गया, यानी इक्वेशन फर्स्ट 3 और 5 जो 7 में से हम घटाए तो देखिए कि x1 x2 और x3 का वैल्यू फाइंड हो गया। अब जो इक्वेशन बच गया 2 4 और 6 उस इक्वेशन को हमने जोड़ा तो वहां से देखिए कि 2 बार y1 था, 2 बार y2 था, 2 बार y3 था, तीनों को जोड़ने पर 12 आया, यानी कि y1 y2 y3 का जो जोड़ होगा वो 6 के बराबर होगा, क्योंकि दुगना है ये, अगर अकेला होगा तो ये 6 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम y1 और y2 का वैल्यू पुट करेंगे, y1 और y2 का वैल्यू हम यहाँ फाइंड किए हैं, यहाँ हम देखते हैं y1 और y2 का वैल्यू 12 है, जैसे ही हम 12 रखेंगे 12 जाएगा तो y3 का वैल्यू -6 आएगा। y2 और y3 का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे, y2 और y3 का वैल्यू 4 है, जैसे ही यहाँ पुट करेंगे 4 जाकर माइनस होगा तो y1 का वैल्यू 2 आएगा, यानी हम देखेंगे कि y1 का वैल्यू 2 आएगा, y2 का वैल्यू 10 आएगा, y3 का वैल्यू -6 आएगा। अब सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे पास मिल चुके हैं, तो जो हमारे ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा, हेंस द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABCR क्या होगा, a का वैल्यू जो होगा x1 y1, यानी x1 है आपके पास 9, y1 है 2, यानी a कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 फाइंड हो गया। b आपके पास था x2 y2, x2 है आपके पास 1, y2 है 10, उसको आपने लिख दिया, और c कोऑर्डिनेट था x3 y3, x3 आपके पास -7 था और y3 आपके पास -6 था। इन सारे कोऑर्डिनेट को आपने लिख दिया और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अगर वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है स्टूडेंट तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनाए जाएंगे, जो आपको एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसलिए आप मेरे चैनल पर जरूर बने रहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, उसका सॉल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरी बात को समझिए और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू।